माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। आज की इस वीडियो को मैं माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्री एक्लेम्पसिया के बारे में बताया था। टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके संकेत हैं, कितने प्रकार के प्री एक्लेम्पसिया है, टॉक्सिमिया को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, कब कहेंगे कि गर्भवती माता प्री एक्लेम्प्टिक है, इसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में डिटेल्स में बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्री एक्लेम्पसिया के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे, माता को कैसे हम प्री एक्लेम्पसिया से बचाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बीमारी तो हो गई है, गर्भावस्था में जो बीमारी होनी थी प्री एक्लेम्पसिया का हो गया है। चाहे वो स्ट्रेस के कारण हुआ हो, चाहे वो गर्भवती माता के मोटापा के कारण हुआ हो, अथवा कोई अन्य कारण रहा हो। लक्षण बता ही दिए थे। उल्टी होता है, शरीर में सूजन आ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चक्कर आने लगते हैं, नींद नहीं आती है, पेशाब से प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। ये सब तो प्री एक्लेम्प्टिक लक्षण है। अब हम ये देखेंगे कि बीमारी तो हो गई, इस पर काबू कैसे पाएं, उसका हम उपचार कैसे करें। तो देखो, प्री एक्लेम्पसिया का जो उपचार है, सबसे पहले तो कोई भी बीमारी होती है 3 चीज़ पर तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कोई सा भी बीमारी हो, याद रखो 3 चीज़ तो होनी चाहिए। पहला रेस्ट, आराम, पूरा आराम। दूसरा आहार, और तीसरा निद्रा, कंप्लीट स्लीप, पूरी तरह से नींद। ये 3 चीज़ तो किसी भी बीमारी के लिए कहीं भी देखोगे तो ये जो 3 चीज़ें हैं उपचार का, पहला 3 आराम, आहार और निद्रा नितांत आवश्यक है। तो जो गर्भवती स्त्री है, अगर वो प्री एक्लेम्प्टिक है तो उसे पूर्णतः रेस्ट करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। आज जो महिलाएं हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, सरकार ने इस चीज़ को पहचाना है और इसके लिए उन्होंने छुट्टियां दी है, 6 माह की मातृत्व अवकाश, कि अगर किसी भी महिला को अगर ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो कंप्लीट रेस्ट उसको करना चाहिए, पूर्ण आराम उसको दिया जाना चाहिए। आराम करने से काफ़ी हद तक रोगों पर काबू पा सकते हैं। दूसरा उसका आहार, रोग की स्थिति को देखते हुए, रोग कैसा है उसके अनुसार आहार की व्यवस्था की जानी चाहिए। डाइट की व्यवस्था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। डाइट में क्या, या अलग अलग रोगों में अलग अलग स्थिति में अलग अलग आहार दिया जाता है। यह आहार नियोजन की बातें हैं। यहाँ पर मैं प्री एक्लेम्पसिया की स्थिति में किस प्रकार के आहार देंगे, तो सबसे पहले प्रोटीन की मात्रा हम कम देंगे। गर्भवती माता को यद्यपि प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उसको स्वयं के बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और उसके गर्भस्थ शिशु को बढ़वार के लिए, लेकिन अगर गर्भवती माता प्री एक्लेम्प्टिक है, जब उसके पेशाब से प्रोटीन की मात्रा निकल रहा है, इस स्थिति में प्रोटीन कम से कम दिया जाना चाहिए। जैसे आपको अंडा है, मांस है, मछली है, दाल है, मूंगफली है, ये सब की मात्रा कम की जानी चाहिए ताकि प्रोटीन कम से कम पेशाब के माध्यम से निकले और कम से कम उसका किडनी डैमेज्ड हो। दूसरा है गर्भवती माता के लिए, या क्या हम लोगों के लिए भी, कि अधिक तला भुना और गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ही वर्जित समझना चाहिए। अधिक वसायुक्त भोजन तो गर्भवती माता को करना ही नहीं चाहिए। ये तो हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आगे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल जहाँ बढ़ेगा वहाँ हार्ट प्रॉब्लम आएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। तो वसा कम से कम होना चाहिए, फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। तला भुना हुआ जो भोजन है, गरिष्ठ भोजन है, मिर्च मसालेदार भोजन है, वह उसे
पूर्णतः वर्जित ही समझना चाहिए। अगर खाने का भी मन करे तो बहुत कम मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा है नींद, निद्रा, नींद। नींद जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। रोगी व्यक्ति के लिए तो और भी जरूरी हो जाता है कि अगर नींद नहीं आती है रोगी को तो बेचैनी होने लगता है, उल्टियां होने लगती है, चक्कर आने लगता है, घबराहट होने लगता है। तो नींद के लिए, गहरी नींद के लिए प्रीएक्लेम्प्टिक प्रेग्नेंट मदर को डॉक्टर साहब सीडेटिव्स देते हैं जिससे उसे गहरी नींद आ जाती है। और चौथा क्या है, उसको सीमित मात्रा में तरल पदार्थ पीने को देना चाहिए। अब कहोगे कि सीमित मात्रा में तरल पदार्थ क्यों देना चाहिए, प्रश्न ये उठता है। जवाब इसका यह है कि चूंकि प्रीएक्लेम्प्सिया की स्थिति में गर्भवती माता को सूजन हो जाता है, उसके शरीर में बाह्य कोशीय रस है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सूजन की स्थिति में शरीर में पानी भर जाता है, जल भर जाता है, तो कम मात्रा में उसे लिक्विड पदार्थ देना चाहिए ग्रहण करने के लिए। वो भी डॉक्टर की देख रेख में। डॉक्टर जितना असाइंड करते हैं कि इतना उनको पानी पीना है, इतना ही उनको दूध देना है, आधा लीटर ज़्यादा उनको दूध दे सकते हैं, क्योंकि ये तो जटिलताएं हैं जो गर्भवती माता के साथ साथ उसके गर्भ शिशु को भी जान के लिए खतरा है। तो ये चीज़ें तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो सीमित मात्रा में तरल पदार्थ देना है। चौथा, गर्भवती माता को कम से कम नमक देना है। नमक की मात्रा ज़्यादा नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि ओडिमा, उसके शरीर में सूजन है, तो जब आप नमक लोगे तो सूजन की मात्रा बढ़ेगी। तो सूजन को कम करने के लिए नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ग्राम, ज़्यादा करो तो 5 ग्राम। इससे ज़्यादा नमक गर्भवती स्त्री को नहीं देना चाहिए। ऊपर से तो नमक ले करके खाना तो पूर्णतः वर्जित है। जैसे टेबल साल्ट खाते हैं, ऊपर से सब्जियों में कम नमक पड़ता है, नमक डाल दो, सलाद में नमक डाल दो ऊपर से, नहीं, ऐसे नहीं करना। ऐसा करने से नुकसान होता है। टेबल साल्ट तो जहर ही है, समझो एक तरह से। टेबल साल्ट ऊपर से नमक लेकर के नहीं खाना चाहिए। और गर्भवती स्त्री के लिए तो जो प्रीएक्लेम्प्टिक है उसके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है, विषैला हो जाता है उसके लिए वो भोजन। इसके बाद मानसिक और शारीरिक तनाव से गर्भवती स्त्री को पूर्णतः मुक्त रहना चाहिए। वर्तमान समय में आप देख रहे हो जो आज की स्थितियां हैं उसमें मानसिक परेशानी और तनाव गर्भवती स्त्री को हो जाता है। एक तो सबसे पहले उसके जब पहला बच्चा रहता है उसको समझ ही नहीं आता है कि हमारे पेट के अंदर क्या हलचल हो रहा है, अनुभव होता नहीं है। और जो आज की जो स्थितियां हैं जहाँ पर अकेले पति पत्नी रह रहे हैं, कोई परिवार का दूसरे सदस्य नहीं है, कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं है, तो जब उसको थोड़ी परेशानी होती है तो उसको मानसिक परेशानी और बेचैनी भी होने लगता है। तो उसको तनाव से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। आज जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, उसको तनाव बहुत हो जाता है, काम का दबाव भी पड़ता है, तो उससे उसको बचना चाहिए। शोरगुल वाले स्थान से दूर रहना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रहना चाहिए। मानसिक शांति के लिए घर का वातावरण भी शांत होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। परिवार के सदस्य को चाहिए कि गर्भवती लेडीज़ को, जो लेडी है आपके घर में, महिला है, उसको कोऑपरेट करें। उसको ये नहीं कहें कि अरे ये तो ऐसे ही है, रोज़ का इसका लक्षण है, ऐसे ही करते हैं, जैसा कि जनरली हमारे समाज में देखने को मिलता है, परिवार में देखने को मिलता है कि गर्भवती स्त्री कहती कर उल्टी हो रहा है तो कोई बात नहीं, उल्टी हो रहा है तो हमें भी हुआ था, सबको होता है, ये तो सामान्य सी बात है। ऐसे नज़रअंदाज मत कीजिए, मत करो, ये सही नहीं है। इससे जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके उसको मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त रखें। फिर कब्ज से बचाव के लिए मोटे अनाज खाओ, चोकर युक्त आटा लो, छिलके सहित फल लो, छिलके सहित सब्जियां लो। जैसे खीरा है तो लोग छिलके खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। एप्पल है, छिलके सहित खाओ, चीकू है, छिलके सहित खाओ। तो कब्ज से बचाव के लिए मोटे अनाज, दलिया, ऐसी चीज़ों को ग्रहण करना है जिससे कि कब्ज नहीं हो। अगर कब्ज भी हो जाए तो
पहले तो दुनिया भर की परेशानी चल रही थी, एक परेशानी और हो गई कब्ज की, तो ये भी नुकसान करता है। इसके बाद मूत्र का निष्कासन कम हो जाता है। क्यों होता है कम? क्योंकि पानी कम पी रहा है। पानी तो पेशाब को निकालता है, जितना आप पानी पियोगे उतना पेशाब बनता है। आप खुद ही देखो, सर्दी के मौसम में हम ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा पेशाब बनता है। गर्मी के दिन में अगर कम पानी पियोगे पेशाब भी कम बनेगा, पेशाब में जलन भी होने लगेगा। तो जितना हम वाटर इंटेक करते हैं उतना ही हमको पेशाब उतना हमारा निकलता है। तो मूत्र का निष्कासन इस स्थिति में क्या होता है? कम हो जाता है। इसके लिए डेली प्रतिदिन एक गर्भवती स्त्री को कितना पेशाब बन रहा है इसकी एक सूची तैयार करना चाहिए, और इस सूची के आधार पर उसे डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट कराओ तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि प्रतिदिन यूरिया का 24 घंटे में आपका कितना पेशाब निकलता है। इसकी सूची बना करके आप जब भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो आपको, आपके पास अगर सूची रहेगी तो डॉक्टर साहब को दिखाने में आपको सहायता मिलेगा, सरल रहेगा। इसके बाद सोडियम लवण का विस्थापन करना आवश्यक है। सोडियम लवण के विस्थापन के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड डॉक्टर साहब के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कम पेशाब होगा तो ब्लड का फिल्टरेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा और खून आपका जहरीला हो जाएगा। तो पेशाब बनना चाहिए, इसके लिए सोडियम लवण का विस्थापन किया जाता है। किसके माध्यम से? मैग्नीशियम सल्फेट को दे करके और अमोनियम क्लोराइड को दे करके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर हेल्थ चेकअप, नियमित डॉक्टरी जांच और सलाह। प्रेग्नेंट मदर को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए समय समय पर चिकित्सक के द्वारा दिया गया जो सलाह है उसकी माने और अपना स्वास्थ्य परीक्षण जा करके अस्पताल में करवाए या निजी क्लिनिक में करवाए या उनके कोई फैमिली डॉक्टर हों उनके पास जा करके करवाएं। ऐसा करने से प्रीएक्लेम्पसिया पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है और एक गर्भवती स्त्री का जान को बचाया जा सकता है। जहाँ तक कि आप देखते हो कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। क्यों कमी आई है? इसके पीछे रीज़न यही है कि लोग जागरूक हो गए। पहले क्या होता था, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज उत्पन्न हो जाती थी, लोग ध्यान नहीं देते थे और कई बार गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाती थी या प्रसव के दौरान माता और शिशु दोनों का जान चला जाता था अथवा दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती थी, या बच्चा मर गया या माँ मर गई। तो अब चूंकि स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी प्रगति हुआ हमारे भारत में आज़ादी के पश्चात, अब इन दशकों में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब घर पर तो रेयरली ही प्रसव प्रक्रिया की जाती है, बाकी सभी अस्पताल ही जाते हैं जहाँ डिलीवरी होती है और वहाँ से फिर बच्चा अपना घर स्वस्थ लौट आते हैं। इस प्रकार से रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से पता चल जाता है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सा उनको खान पान पर किसको कंट्रोल करना है, किसकी बढ़ावा देना है। ये सब चीज़ आपको चिकित्सीय सलाह से मिलती है। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और गर्भकालीन विषाक्तता के बारे में जो मैंने डिटेल्स बताया है उसको यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको एक्लेम्पसिया तब बताऊँगी एक्लेम्पसिया क्या होता है। तब तक इजाज़त हो जाने की। ओके, थैंक यू।